नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। आज हम हैं थोई थाना क्षेत्र का गांव है नालोट। नालोट गांव में है और एक बार आप देख लीजिए जो बेड पर इस समय लेटे हुए हैं। मेरे साथी से कहूँगा कि एक बार पूरा दिखाएं। बेड पे जो लेटे हुए हैं ये हैं रामचंद्र जी जाट, जो एक्स आर्मी मैन, देश की सेवा की है। देश की सेवा करते करते गोलियां भी झेली हैं, लेकिन आज ये खुद बेड के ऊपर हैं और आप देख सकते हो फ्रैक्चर आपको दिख रहा है। पूरी बात जानते हैं कि देश की सेवा करने वाला नौजवान, जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं पर दिन रात खड़े होकर अपने को सुरक्षा दी है, आज वो असुरक्षित क्यों है, वो सारी बातें हम रामचंद्र जी से जानते हैं। क्या मामला है रामचंद्र जी? आप जवान हो और उसके बाद भी आप आज बेड के ऊपर हो और बड़ा फ्रैक्चर है आपके, है क्या मामला है, ये क्या घटना है? सर ये 4 तारीख को मैं यहाँ घर से निकला था। जी। काउंट में कॉम्प्लेक्स है, उसके पास मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी और उस पर थैला टका हुआ था, उसमें मैं सामान डाल रहा था। उस टाइम पे बोलेरो गाड़ी आकर के मेरे टक्कर मारती है। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मेरे को पता नहीं लगा। वैसे होश में था लेकिन मेरे को ये नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद में मेरे को नहीं पता। उसके बाद में मैं कम से कम 15 या 16 दिन हॉस्पिटल केस में एडमिट रहा हूँ और आज मेरे को आए हुए 5 दिन हो गए। अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है प्रशासन के थ्रू भी। आपको क्या लग रहा था कि वही आप कह रहे हो बोलेरो गाड़ी ने आपको टक्कर मारी है, सर तो जानबूझ के मारी गई है, क्योंकि रॉन्ग साइड से आकर के मैं साइड में खड़ा हूँ, रोड से भी नीचे, वहाँ टक्कर मारी गई है। मैं और पूरे बीच बाजार की बात कर रहे हो आप? बीच बाजार की बात कर रहा हूँ, वहाँ इतनी स्पीड में नहीं होती है कोई भी व्हीकल की, तो वहाँ जानबूझ के टक्कर मारी गई है। और इसको लेकर आपने मामला भी दर्ज करवाया होगा पुलिस में? FIR दर्ज करवाई गई है। उसको एफआईआर पे क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं लग रहा मेरे को तो अभी तक, तो न मेरे पास कोई पुलिस वाला आया अभी तक, घर आने के बाद में भी न कोई अस्पताल में गया। मेरे हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ कुल मिलाकर। तो फौजी साहब, जब आपकी वहाँ बाइक थी तो वहाँ तो और भी साधन होंगे, तो उस समय और कितने क्या साधन? वहाँ और मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी थी, लेकिन टक्कर सीधी मेरी ही मारी गई थी। सिर्फ आपकी बाइक को लगी है? हाँ, मेरी बाइक और मेरे खुद की, जी जी। बाकी किसी के टच नहीं हुई मेरे हिसाब से। तो आपकी बाइक वहाँ, तो आपके बाइक के पास तो और भी बाइक होंगी ना, या फिर बाइक अकेले खड़ी खड़ी? थी वहाँ, और भी खड़ी थी, और मेरी बाइक रोड से भी नीचे खड़ी थी, और बाइकें भी मेरे आसपास में खड़ी थी, लेकिन उनके कोई टच नहीं हुई। मेरी बाइक और मेरे खुद के बस टक्कर लगी है। फिर उसके बाद मौका स्थिति पे वो ड्राइवर रुका या फिर क्या हलचल हुई सर वो? उसके बाद में मेरे को तो पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार लगने के बाद में मेरे को कोई पता नहीं लगा। हाँ, तो ये बात आप तो बता रहे हो, बेहोश हो गए। हाँ तो चलिए आगे चर्चा और करते हैं। इनके भाई हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जैसा कि फौजी साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बाइकें और भी थी, लेकिन इनको लग रहा है, इनके आरोप के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इनको व्यक्तिगत टारगेट किया गया हो। फौजी साहब के भाई हैं नवल किशोर जी, उनसे जानते हैं कि सर ये पूरा मामला क्या है। जैसे फौजी साहब ये कह रहे हैं कि जैसे कि इनको टारगेट करके दुर्घटना हुई है या टारगेट करके इनको टक्कर मारी गई थी। ये पूरा मामला क्या है, कौन है इसके पीछे, क्या है कहानी पूरी? मैं, जो मेरा भाई आज बेड पर सो रहा है, वो कैजुअल है। मैं, भाई भी एक्स सर्विसमैन है और मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ। हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों में हम 3 सर्विस पर्सन हैं। और हमारे जो पड़ोसी है उसके साथ में कई वर्षों से ये चीज़ चलती आ रही है। उनको हमारे से ये जलन है कि ये अपने आप कैसे सक्सेस हो गए। हम एक किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे होने के नाते हम हमारी मेहनत और हमारी अच्छी कमाई और ईमानदारी से जीने वाले लोग। अब जो हमारा पड़ोसी व्यक्ति है सीताराम रूंडला, और उसके पुत्र और उसका छोटा भाई छोटेलाल, उसके 2 लड़के, ये इनके पास कोई काम नहीं है। इनका और दूसरा भाई का ताऊ जी लड़के हैं, उनके कम से कम 7 लड़के हैं। ये सारा पूरा परिवार के पास कोई काम नहीं है। इनमें से कोई बच्चा या कोई इनके लड़के कोई सक्सेस भी नहीं है। इनका धंधा यही है कि कैसे जैसे करके इनको परेशान किया जाए, जो आज हम हमारी सुख और चैन की और अपनी ईमानदारी की मेहनत की कमाई से जी रहे थे। इन्होंने क्या किया कि मैं छुट्टी आया हुआ था,
सन 2024 जून 2024 की बात है, मैं छुट्टी आया था, तो इन्होंने मेरे को उस समय मतलब सर्विस करते हुए वो मेरे को फंसाने के चक्करों में थे। इनकी पूरी एक सोची समझी नीयत के अनुसार हमारे जो सीमा लगी हुई है खेतों की, उन सीमा के जो पत्थर गाड़े हुए हैं, 5-5 व्यक्ति एक साथ होकर के पत्थर गाड़े हुए थे, और उनको उखाड़ने में पर 11-1100 रुपये के दंड के रूप में भी किए हुए थे उन लोगों को। लेकिन जिन्होंने पत्थर गाड़े वो व्यक्ति आज हमारे इस समाज में नहीं रहे, क्योंकि वो भगवान के पास जा चुके हैं। हमारी सीमा के ऊपर जो पत्थर गाड़े, उन पत्थरों को ये जब ये अपने खेत जोत रहे थे तो पूरे पत्थर उन्हें उखाड़ दिए। तो हम दिन के 11 बजे 24 जून 2024 की बात है कि 11 बजे, लगभग 11 बजे के समय इन्होंने पत्थर उखाड़ना शुरू किया। तो हम पूरा परिवार एक साथ होकर के इनके पास जब जाकर के पूछने लगे तो इन्होंने हमारे को ये बताया कि मैं तो पत्थर उखाड़ूंगा, मेरी सीमा की तरफ मैं पत्थर नहीं रहने दूंगा, आप क्या कर लोगे मेरा। मैं बोला ऐसा काम क्यों कर रहे हो। बोला मैं करूंगा, आप मेरे पूरे पत्थर उखाड़ दिए, जबकि मेरे पिताजी और मेरा ताऊजी लगता है वो बहुत बुजुर्ग हैं, आज 80 साल के लमसम हो गए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लड़ो मत, उनको पत्थर उखाड़ लेने दो, कर लेने दो। तो उनके कहने पर हम पूरे वापस हमारे घर में वापस आ गए। अब इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही हम आप जाकर के बैठ गए तो अपने कम से कम इसका 12 बीघा ज़मीन एक जगह पड़ता है और 4-4 बीघे की टुकड़ी 2-3 जगह और है। तो 12 बीघा की ज़मीन को इन्होंने कंप्लीट अपनी बात जुताई कर दी। जैसे ही 12 बीघा का ज़मीन करने के बाद में दूसरे खेत के अंदर घुसे, दूसरे खेत में भी यही कार्रवाई शुरू कर दी। अब हम तो हमारे खेतों को जोत रहे थे कि दूसरी साइड में, अब हमारा भी 200-500 मीटर के दायरे में नहीं दूर खेत हैं, उनको जोत रहे थे। अब पिताजी और मेरा ताऊ जी वहाँ पर जाते हैं, इनको बोला कि यहाँ पर भी यही काम क्यों कर रहा है यार, तेरे को मिल क्या रहा है इस चीज़ के लिए। तो इन्होंने क्या देखा, क्योंकि सुबह झगड़ा हो चुका था हमारी आपस में, तू में मैं की बहस हो चुकी। इन्होंने इन दोनों को, बुजुर्ग व्यक्तियों को देख करके दोनों के सिर में चोट मार दी। एक को, मेरे पिताजी को सिर में चोट लगी, जो आज 2 साल से ऊपर हो गई, एसएमएस की दवाइयाँ चल रही हैं और वो बिल्कुल पागल की स्थिति में हैं। आज भी उनको दौरे आते हैं और चक्कर आते हैं। उसकी दवाई बराबर एसएमएस हॉस्पिटल से आज भी चलती हुई आ रही है। अब उस मैटर को सन 24 जून 2024 को हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर को आज 2 साल से भी ऊपर का समय बीत गया, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। उसमें भी कल, मतलब जैसे ही हमारे साथ में ये 3 घटना, हमारे साथ में 2 एफआईआर और उसका जिक्र भी मैं आगे बता रहा हूँ साहब आपको। उस एफआईआर के अंदर जैसे ही मेरे भाई कैजुअल हो गया, भाई कैजुअल होने के बाद में उस थाना, जो जून 2024 वाली जो घटना थी, उसकी एफआईआर थी खंडेला में। क्योंकि हमारा थाना तो थोड़ी लगता है, लेकिन उस समय नीम खतना जिला पड़ने की वजह से जहाँ पर जो घटना हुई हमारे खेतों की, वो गढ़बोबजी में आता है, वो गढ़बोबजी खंडेला थाना के अंतर्गत है। वहाँ से कॉल आता है हमारे पास कि रामचंद्र जी और नवल किशोर और देवेंद्र, इनके अभी तक बयान नहीं हुए। जबकि उस मैटर के अंदर, उस एफआईआर में हमारे को, मेरे परिवार से 5 लोगों की जेसी हो चुकी है। उसमें हम भी जा चुके हैं, और हमारे सामने जो एनटी में, जिसमें सीताराम रूंडला और उसका भाई और उनकी मिसेज, वो 3, उनके नाम हमने 4 दर्ज करवाए थे। लेकिन पुलिस की मिली भगती से, मतलब जो मेन मुजरिम था उसका नाम काट दिया गया, जो गैंग, लड़कों की गैंग के साथ में रहता है, उसका नाम काट दिया गया और 3 को मुजरिम बना दिया। हमारे को 5 व्यक्तियों को मुजरिम बना गया। यदि चोटों का सही विवरण देखा जाए और उसकी मेडिकल कमेटी दोबारा बैठे, और हम चाहते हैं भगवान से उम्मीद की न्याय हो, तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो बिल्कुल फेयर चीज़ सामने, अच्छी तरह से फैसला अपने आप सामने आ जाएगा कि वास्तव में चोट किसकी थी। 12 चोट दिखाई है सीताराम ने अपने खुद के, और एक भी उनके नामात्र की चोट नहीं है अंदरूनी। और आज भी मेरे पिताजी के और मेरे ताऊ जी के हाथ में रोड डली हुई है और पिताजी के सर में चोट है। हमारी बननी चाहिए थी 307 धारा, या मतलब उनसे ऊपर की धारा। दोनों चीज़ों को, मतलब ये चाहे राजनीतिक मैटर हो सकता है पुलिस की आपस की मिली भगती हो, दोनों तरफ की धाराओं को बराबर कर दिया। अब वो जैसे तैसे उसके अंदर चल रहा है, हम भी क्या जाने पुलिस अपने हिसाब से क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही भाई एक्सीडेंट हुआ, उसके 10वें दिन 15 दिन से हमारे को कंटिन्यू बराबर कॉल आ रहे हैं। अंत में हम परेशान होकर के, जब एएसआई खंडेला थाना से मेरे पास कॉल आता है, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि 2 साल के अंदर सब आपने क्या कर दिया। 2 साल में आपकी इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान पूरा ही नहीं हुआ, तो अब कौन सी गारंटी है कि आप 5 दिन के अंदर, 5 साल के अंदर इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर दोगे। बोला यदि आपको आना है तो ठीक है, नहीं तो आपको हम दूसरी तरीके से बुला लेंगे। हमारे को ये धमकी भी दी गई है। तो मैं फिर उसके बाद में फ़ोन को काट दिया। ठीक है सर, जो आपको उचित लगे वो आप करो, आप इंसानियत का धर्म निभाओ, हमने ये बात कह के। उसके बाद में सितंबर 2025 की बात है,
16 सितंबर के दिन हम हमारे खेत, जो पड़ोसी खेत है यानी कि हमारे बिल्कुल मकान के नज़दीक खेत है, उसमें सामलात की भूमि है, उसमें हम हमारा बाजरा बोया होता, उस बाजरे को काट रहे थे। दिन में बाजरा काट लिया, रात में इन्होंने क्या किया कि दिन में तो इनके पास लड़के की गैंग हो नहीं पाई, इन्होंने क्या किया, शाम को अपना प्लान बनाया और रात के अंदर तकरीबन 1:30 और 2 बजे के बीच में हमारे घर, मेरे भाई का जो मकान बना हुआ है उस भाई के मकान पर आकर के मोटरसाइकिल रुकती है और मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति उतर करके बोलते हैं कि अंदर मकान में घुसने लगे। तब मेरे छोटे भाई की, मेरे से बड़ा जो भाई है हरीराम, उसकी आंखें खुल गई। उसने बोला कौन है? तब तक हरी को एक नोजल थी, नोजल का जो पाइप टूटा हुआ होता है वो थी, उसकी उसके जांग के ऊपर लगी। लगते ही घर वाले पूरे उठ गए। उठने के बाद में वो भागने लगे तो मोटरसाइकिल का मुंह हमारे मकान की तरफ था, तो लेडीज और भाई दोनों तीनों मिलकर के उस मोटरसाइकिल को जैसे तैसे करके पकड़ लिया। मोटरसाइकिल हमने हैंड ओवर करके हमारे घर में रख ली। उसके बाद में उन्होंने कम से कम 30-40 लोगों को और बुला लिया, क्योंकि वो लड़के दाएं बाएं छुप रहे थे, और गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां आ गई। आने के बाद में जैसे उनमें से कुछ लोग हमारे घर को जानते थे तो देख करके बोला कि हम तो उस घर में तो नहीं जाएंगे, वहां पर हमारी बहन बेटी का घर है, वो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो उसके बाद में वो गैंग वाले लड़के वापस हो गए। मोटरसाइकिल और उसके द्वारा जो नोजल और पत्थर फेंके गए थे हमारे घर के अंदर, उनका मौका मायना और मौके की पूरी स्थिति पुलिस को अच्छी तरह से दी हुई है। और उसका जो हमारे पास जैसा प्रूफ रात के समय में बना था, उसका वीडियोग्राफी भी हमने पुलिस को दिया था। और पुलिस को देने के बाद में उस फाइल का जब चालान किया गया, उसका चालान कर दिया गया, जबकि चालान उसकी तय की अच्छी तरह से जांच अनुसंधान किया ही नहीं, उसका चालान कर दिया। जिस फाइल का चालान होना चाहिए था खंडेला थाने से, उसका आज तक चालान नहीं हुआ, और उस फाइल का चालान करके उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया। जब कोर्ट में पेश किया उस समय भी उस कहानी को हम, मेरे परिवार में या मुझे तक किसी को नहीं बताया गया। कल हम उस चीज़ को भी मान लिया कि कोई नहीं, जो भगवान कर रहा है अच्छा कर रहा है, हम उस चीज़ को भी छोड़ दिया। उसके बाद में हमारे जो ग्राम खातीवाला की ढाणी पड़ती है, उसके अंदर एक शादी थी। उस शादी के अंदर मैं शाम के टाइम में खाना खाकर भोजन करके कन्यादान उसके अंदर जा करके प्रीति भोज करके वापस लौट रहा था। लौटते समय जब रास्ते में अकेला आ रहा था, पैदल था, तो मेरे पीछे से मतलब मोटरसाइकिल के ऊपर 3 व्यक्ति उन्हीं परिवार में से बैठ करके आते हैं और उनके पास नोजल, वही नोजल वाला सरिया था, और मेरे बाजू के ऊपर 2 चोट मारी मोटरसाइकिल रोक करके। मैं तब तक देखा, तब तक उन लोगों ने फिर वहां से तुरंत फरार हो गए। अब मैं मोबाइल के निकाल करके जैसे फ़ोन करने लगा, तो फ़ोन करते करते भी 2 मिनट 3 मिनट निकल जाते हैं। तब तक मेरे यानी कि जो भाई का उस आगे वाले मोड़ के ऊपर मकान है, वहाँ पर मैं भाई को मैसेज दिया, तब तक वो मोटरसाइकिल उनसे भी आगे निकल चुकी थी। तो हम उनका पीछा नहीं कराए, लेकिन मैं उन व्यक्तियों को अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि यही वही व्यक्ति हैं जो मेरा पीछा किया है, उन्होंने ही जानबूझ करके किया है। उस शादी में हो गया, मैं उसका वीडियो या उसको जो मेरी चोट लगी है उसका प्रूफ आज भी मेरे मोबाइल में सेव कर रखा है। ये कहानी होगी दूसरी। तीसरी वारदात, मेरा भाई 4 जुलाई की बात है। 4 जुलाई को शाम को तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के लमसम घर से निकलता है, और उसी समय मेरे भाई के मकान के जस्ट सामने सीताराम और उसका पूरा परिवार वहाँ पर निनान निकाल रहा है। उन लड़कों में जो सीताराम का परिवार है, उन में 3 लड़के हैं, उन लड़कों में से एक भी लड़का उस निनान के समय यानी कि खेत की जो बाजोत कर रहा था या निनान निकाल रहा था, उसके अंदर एक भी लड़का उसमें शामिल नहीं है, बाकी समय पर थे वो। तो मेरा भाई जैसे घर से निकल करके गया, उनके पीछे जैसे ही पहुंचा होगा वो मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर पहुंचा, उसी समय से पीछे से एक नालोट ग्राम की तरफ से काउंट के रास्ते पर बोलेरो गाड़ी बिल्कुल धुआंधार, कम से कम 100 से ऊपर की स्पीड होगी, बहुत भयंकर तरीके से गाड़ी जा रही थी कि हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है ये कहीं पर यहीं पर कोई एक्सीडेंट कर देगा, लेकिन वहाँ से वो गाड़ी निकल गई। अब हमें ये चीज़ का नहीं पता कि मेरे भाई के पीछे पड़े थे, क्योंकि भाई को इस चीज़ का पता था, भाई रेलवे में एक्स सर्विसमैन होने के नाते वो अपना जॉब कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, और मैं भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ फौज से रिटायर लिए हुए, अभी 12 महीने में ही रिटायर, 12 महीने भी नहीं हुए मुझे रिटायर लिए हुए। तो इसके बाद में जाकर के अब भाई उस जगह पर क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था उस चीज़ का हमें भी नहीं पता। भाई से जब भाई हॉस्पिटल में होश में आया तो मैं धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में, उस घटना के बारे में जानना चाहा। जानते समय मैं इनसे पूछा तो बोला मैं कुछ नहीं, मैं वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी और मेरे पीठ के ऊपर बैग था, उसको मैं निकाल करके उसके अंदर सामान सा डाल रहा था। उसी समय से सामने से बोलेरो, जो कि मैं रोड के दूसरी विपरीत साइड में खड़ा था और वो भी बिल्कुल रोड छोड़ करके ज़मीन है वहाँ पर, यदि आप उस घटना स्थल पर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से
यहाँ पर मोटरसाइकिल पर कोई आदमी मतलब जानबूझ करके भी सोचे तो भी टक्कर नहीं लग सकती है। वो गाड़ी जिसके अंदर वो सवार थे, गैंग के लड़के हैं बिल्कुल, और उनकी आप यदि फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी ये देखेंगे तो उनके जो स्लोगन हैं उनमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कर्म नहीं कांड करो, शरीफ का जमाना नहीं है। उनके प्रूफ और उनकी गैंग का नाम 0002 नाम से उनकी गैंग चलती है। ये पूरे प्रूफ उसकी फोटो को भी निकाल करके मैं खुद जो हमारी जांच दे रखी है इसी एफआईआर की, जो अभी वर्तमान में 4 जुलाई को जो एफआईआर करवाई है, उसके प्रूफ मैं चौकी इंचार्ज एएसआई साहब हैं उनको मैं दे करके आया हूँ। मैं उनसे ये निवेदन किया, हो सकता है साहब मैं मेरी दृष्टि से गलत हो सकता हूँ, मैं एक सैनिक होने के नाते देश सेवा किया है, हमने मौत को सामने से देखे हैं, लेकिन उनको मैं ये बात बोला है कि सर मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले। लेकिन भाई के साथ में जैसे ही भाई हॉस्पिटल में गया, बोला मैं जाकर के भाई के बयान भी ले सकता हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन आज तक एएसआई जो इंचार्ज बने हुए हैं और जिसके पास जांच है, आज तक भाई से जाकर के नहीं मिला उन्होंने। मेरा भाई आज 5-7 दिन हो गए आकर के घर में है। जैसे ही भाई उनको पता लगा कि भाई घर में आ गया, मेरे पास कल की ही सूचना है कि आप अपने भाई को लेकर के आओ, मुझे मेडिकल करवाना है। सर मेडिकल करने लायक स्थिति में है ही नहीं और उसको उठाने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, ऐसा क्यों? हमारे साथ में ये पुलिस महकमा है वो बिल्कुल मिला है, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि नहीं मिला है तो उन पुलिस वालों की ये जिम्मेदारी तो बनती है कि मैं मान लीजिए कि मैं गलत हो सकता हूँ, वो ये तो कर सकते हैं कि जो 4 व्यक्ति उस गाड़ी के अंदर थे वो चौकी के अंदर या थाने के अंदर उनको बुलाया जाए, हम भी हमारी तरफ से आए, आमने सामने बैठ करके उस चीज़ से संतुष्ट तो कर सकते हैं ना। मैं मान लिया न्याय वो भी नहीं कर सकते, न्याय तो भगवान करेगा या कोर्ट फैसला करेगा उस चीज़ का, लेकिन कुछ तो उन चीज़ों को वो दिखा सकते हैं। तो हमारे साथ में ये चीज़ें जानबूझ करके हमारे जो पड़ोसी दुश्मन कई वर्षों से लगा हुआ है वो बिल्कुल इन चीज़ों में पूरा दिमाग लगा करके सोच समझ करके लड़कों की गैंग के साथ मिल करके ये काम कर रहा है। अब तो थोई थाना लग गया वापस से, तब तो थोई थाना के अंडर में है। जी सर, अभी थोनी थाना लग गया। उस समय जो मैटर हुआ था शुरुआत वाला, वो मैटर गढ़बोबजी में था। गढ़बोबजी की जो ज़मीन थी वो खंडेला के अंतर्गत आती थी, तो उस समय नीम का थाना जिला था। जैसे ही ये सरकार चेंज हुई तो उसको नीम का थाना को कैंसिल कर दिया और वापस हम गढ़बोबजी और ये अपना नालोड दोनों थोई थाना के अंतर्गत आ रहे हैं साहब। तो अब आप क्या चाह रहे हो? हम साहब कुछ नहीं चाह रहे हैं कि यदि ये जो 3-4 वारदात हमारे साथ में हो गई, दूसरा इतना ही नहीं सर, हमारे बच्चे सीकर तक पढ़ रहे हैं, सीकर तक के बच्चों की वहाँ तक की लोकेशन लेना इनके लड़कों का काम है और इनके गैंग के जो लड़के मिले, अब इनका तो परिवार भरा पूरा है, कम से कम 40-50 लोग हैं ये नोडला के परिवार के। हम तो गिनती के 3-4 लोग हैं और हम हमारी नौकरी और हमारे काम पैसे से और हमारे धंधे से मतलब रखते हैं। अब इनके साथ में हम कितना बहस करें? तो हम तो आप एक पब्लिक के जन समाचार के माध्यम हैं, तो हम इस जनता से और प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ में एक न्याय की जाए। यदि हम गलत हैं तो हमारे सामने वो चीज़ें प्रूव कर दी जाए। शुक्रिया सर। तो देखिए कहानी ये है, एक भाई जो कि फौजी रहे हुए हैं वो बेड पे हैं और दूसरे भाई भी फौजी हैं जो रिटायरमेंट हो गए, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं और इन्होंने पूरी कहानी बताई इस एक्सीडेंट को लेकर भी और अपनी व्यक्तिगत भी कि ये विवाद क्या है। हालांकि हमें इनकी जो इन्होंने बात बताई, जो आरोप लगाए, उनकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे मामलों में आप संज्ञान लीजिए। देश के 2 जवान जिन्होंने खूब सेवा की है, सरहद की सीमा पर रह के अपनी देश की रक्षा की है, तो आप जांच कीजिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, मामला जो है उसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक हमेशा सर्वोपरि होकर अपने परिवार को छोड़कर हमेशा सरहदों पर अपनी रक्षा के लिए रहता है और ईमानदारी से अपनी सेवा करते हैं। तो ये एक भावुक पल भी है कि भाई एक फौजी बेड पे है और दूसरा फौजी भाई उनके लिए न्याय मांग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी इस बात पे ध्यान देगा। हालांकि उन्होंने जो आरोप लगाए उनकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, नमस्कार।